जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग मेरे देश के अच्छे बच्चे पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहरा निषेचन। नए लुक के साथ मास्टर आया, कमेंट में बताइए नया लुक कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ मेरे देश के अच्छे बच्चे, आवाज नहीं, पीछे वाले बच्चे, इसके साथ साथ मेरे देश के बच्चे, आपके मन में भी एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर जी 2 दिन से कहां थे? 2 दिन से बच्चा 2 दिन कोचिंग बंद था, शनिवार और रविवार को कुछ कारणवश इसलिए नहीं पढ़ा पाए थे। अब इधर आपका क्लास रेगुलर जाएगा। कभी कभी होता है कुछ काम पड़ जाता है तो क्लास बंद करना पड़ता है। मुस्कुरा के मेरे देश के अच्छे बच्चे जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लीजिए दोहरा निषेचन। मार्कर नहीं है क्या जी? दोहरा निषेचन हेडिंग क्या करेंगे? दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। वो बच्ची नहीं आई है क्या जो यहां बैठती? नहीं आई है सर। कहाँ गई है? घूमने, पढ़ाई छोड़ के? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप आ गई हैं ना, कम से कम सीट कवर करने के लिए। सहेली को बता दीजिएगा कि मास्टर पढ़ाए थे। चलिए आइए, दोहरा निषेचन बच्चा हो गया। बड़ा ही कठिन होता है मास्टर दोहरा निषेचन। अक्सर बच्चे दोहरा निषेचन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। पढ़ाया जाता है दोहरा निषेचन, लेकिन कभी कभी कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ में नहीं आता है, या किसी प्रकार से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गिरते पड़ते, तो फिर दोहरा निषेचन की परिभाषा नहीं बनती। आज मास्टर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाएगा, उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको दोहरा निषेचन का परिभाषा बनाना ये मास्टर सिखाएगा। नया मास्टर, चेहरा बदल गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर समझ के हल्के में ना लीजिएगा। भाई साहब पूरा कुकार बायोलॉजी पढ़ाएंगे, इस बात को याद रखिए। बायोलॉजी में अभी तक कोई लेकिन पाए हैं क्या? नहीं ना। चलिए अच्छा ये बताइए, एसपी सर अच्छे हैं कि नहीं? हम अच्छे हैं कि नहीं? अरे पगले रुलाओगे क्या? चलिए आइए, दोहरा निषेचन। इससे पहले पिछले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। इसके साथ साथ आपको एक और चीज पढ़ाया गया था, जो पराग नलिका होती है बीजांड में मास्टर कहीं से प्रवेश करे, चाहे निभागी भाग से करे, बीजांड द्वारी भाग से करे, अध्यावरण को चीरते फाड़ते प्रवेश करे, लेकिन जब पराग नलिका को भ्रूण कोश में प्रवेश करना होगा तो राउंड मार के निभागी भाग से प्रवेश करेगा। बोलो कितना बच्चों को कितना बात पता? हाथ ऊपर कर दीजिए, मतलब पता है। आपका हाथ नहीं उठ रहा है? अच्छा अच्छा उठ गया। यो सब ऐसे उठा रहे हैं, इतना क्या है, पूरा उठाइए ना। हाँ क्या हुआ बच्चे? निभागी भाग बोल दिए क्या? बीजांड द्वार से प्रवेश। हाँ, बीजांड द्वारी सिरे से। अगर मास्टर गलती से बोल दिया तो आप समझदार हैं। हाँ, किधर से प्रवेश करेगा? बीजांड द्वारी सिरे से। आइए हम बनाते हैं बच्चा, क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं यहां पर आपका भ्रूण कोश। यह है भ्रूण कोश, बना दे जल्दी से। भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर, एम्ब्रॉय सेक का स्ट्रक्चर कितना लोग बना लेंगे? एक बार जल्दी से हाथ ऊपर कीजिए। कितना लोग को आता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भ्रूण कोश के स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया था, भ्रूण कोश के स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया था मेरे देश के अच्छे बच्चे। एक काला मार्कर कहां है? भ्रूण कोश के स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया था, भ्रूण कोश के स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया था। ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। क्या जानते हैं? यहां पर 2 नीचे की तरफ 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन दोनों को सिनर्जिड यानी सहायक कोशिका कहते हैं।
सहायक कोशिका के ठीक ऊपर मेरे देश के अच्छे बच्चे, सहायक कोशिका के ठीक ऊपर, सहायक कोशिका के ठीक ऊपर एक कोशिका पाई जाएगी, जिस कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे, अंड कोशिका कहेंगे। इस कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, इस कोशिका को हम लोग अंड कोशिका कहेंगे मास्टर, अंड कोशिका। आइए लिख देते हैं, अंड कोशिका, अंड कोशिका। और बीच में जो दो मुस्कुराते हुए केंद्रक पाए जाएंगे, दुईठू, कितना, दो केंद्रक पाए जाएंगे। इन दोनों केंद्रक को हम लोग ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, बोलो बच्चा। इसमें दो केंद्रक पाए जाएंगे जिसे ध्रुवीय केंद्रक क्या कहेंगे, इन्हें ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। ऊपर वाला जो भाग होगा, ऊपर वाला जो सिरा होगा, ऊपर वाले सिरे को हम लोग निभागी सिरा कहेंगे, निभागी सिरा। देखिए अगर हरा कलर दिखाई ना देगा, आप लोग से कह रहे हैं, आप लोग से, अगर हरा कलर दिखाई नहीं देगा तो बाबू देखो मास्टर बोल दे रहा है, नोट कर लीजिएगा, निभागी सिरा। नीचे की तरफ ये जो सिरा होगा बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा। बोलो कितना बच्चों को भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर इतना पता है, बहुत अच्छे। अब मास्टर बताएगा, अब मास्टर क्या बताएगा, अब मास्टर बताएगा दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार निषेचन, 2 बार मिलन कैसे होगा, अब हम बताएंगे। आपको बताया गया बच्चा, आपको बताया गया जो पराग नलिका होगी, जो पराग नलिका होगी बच्चा यहां से प्रवेश कर। अच्छा ये नीचे वाला मिटा दें, बीजांड द्वारी भाग थोड़ा सा नीचे लिख दें। हाँ क्यों मास्टर नीचे लिखेंगे बच्चा, कुछ काम है, मनौती है, ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है, मम्मी मारेगी, मम्मी कहीं ऊपर नहीं लिखना, ठीक है। आओ बच्चा यहां देखते हैं बालक, यहां देखिए, यहां देखते हैं जो पराग नलिका होगा बच्चा यहां से ऐसे आएगा, पराग नलिका घूमते घूमते ऐसे आएगा, सुहाना सफर और मौसम हंसी, घूमते घूमते बच्चा आएगा ये पराग नलिका। जब पराग नलिका घूमते घूमते आएगा तो पराग नलिका को प्रवेश करना है भ्रूणकोश में। पराग नलिका को कहां प्रवेश करना है, भ्रूणकोश में। तो जब पराग नलिका को भ्रूणकोश में प्रवेश करना है तो एक बात याद हो, तो प्रवेश करवे करेगा। उसके साथ साथ पराग नलिका में 2 नर युग्मक पाए जाएंगे। पराग नलिका में कितने नर युग्मक, 5 नर, 2 पाए जाएंगे, बहुत अच्छे। अब जब पराग नलिका यहां तक आएगा बच्चा तो क्या करेगा, सहायक कोशिका के साथ पराग नलिका जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पराग नलिका किसके साथ जुड़ रहा है बच्चा, ठीक है, ऐसे तीर लगा के लिख देते हैं, लिख क्या देते हैं, पराग नलिका, पराग नलिका सहायक कोशिका, समझ जाएंगे, साको सहायक कोशिका, पराग नलिका सहायक कोशिका से जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। पराग नलिका बच्चा, पराग नलिका किस कोशिका से जुड़ेगा, पराग नलिका सहायक कोशिका से जुड़ जाएगा। पराग नलिका, मारिए मच्छर, मारो मारो मच्छर, आओ। तो ये जो पराग नलिका होती है, ये जो पराग नलिका होती है बच्चा, पराग नलिका सहायक कोशिका से जुड़ जाएगा। ये लिखा पराग नलिका सहायक कोशिका से जुड़ जाएगा। ए मास्टर, ये पराग नलिका तो सहायक कोशिका से जुड़ गई, हमने कहा बिल्कुल जुड़ गई। कहेंगे सर नर युग्मक, नर युग्मक क्या होगा, इसी को भेदते हुए से बीचों बीच यहां पहुंच जाएगा।
नर युग्मक यहां से ऐसे भेजते हुए आगे क्या करेगा, यहां पहुंच जाएगा। ये हो गया, नीले कलर से बना दिए बच्चा। ये जो नीले कलर वाला दिखाई दे रहा है वो क्या है, जल्दी बोलिए क्या है, नर युग्मक है। क्या है बच्चा, नर युग्मक है। तो पराग नलिका जब सहायक कोशिका से जुड़ेगी तो नर युग्मक को रिलीज यहां से कर दी, कहेगा मालिक हमारा काम अब खत्म, हमारा काम इतना था। कौन बोलेगा, पराग नलिका। पराग नलिका बोलेगी, बोलेगी नहीं बोलेगा, मेल है ना जी। पराग नलिका बोलेगा कि बाबू हमारा काम खत्म, भैया हमारा काम खत्म, हमारा काम केवल इतना था, हम पराग नलिका के द्वारा मतलब अपने द्वारा ये नर युग्मकों को यहां रिलीज कर दिए, अब हमारा काम खत्म, अभी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, पराग नलिका धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और यहां नर युग्मक पहुंच गया। अब यहां आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, पराग नलिका किसको भेदते हुए नर युग्मक को मुक्त कर रहा, तो अंड कोशिका को, बीच बस गए हैं ना जी, अंड कोशिका। नर युग्मक पहुंच गया, कितना नर युग्मक पहुंचा, 2। कितना नर युग्मक, 2 नर युग्मक। अच्छा, अब बात को थोड़ा सा समझिएगा मुन्ना, अब बात को समझिएगा। ये जो बच्चा, मेरे देश के अच्छे बच्चे, मेरे देश के अच्छे बच्चे, थोड़ा सा बात को समझिएगा। ये जो एक नर युग्मक होगा ये अंड कोशिका के साथ अपना मीटिंग करेगा, किसके साथ, अंड कोशिका के साथ। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मीटिंग करेगा, और अंड कोशिका कैसी हो, कहेगा बढ़िया एकदम है। तुम कहिए आए, क्या बहनी है, यहाँ साइकिल से उतरे है तुरंत, ये तुरंत कौन है, नर युग्मक है। तो नर युग्मक अंड कोशिका के साथ बातचीत शुरू हुआ, इसके साथ जब बातचीत शुरू होगा तो संलयन होगा, संलयन मतलब मिलना। तो यानी एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संलयित होगा। क्या लिखेंगे यहां क्या हो रहा है बच्चा, नर युग्मक एक, एक लिख दे बच्चा, एक मतलब समझ जाएंगे पहला, मतलब पहला फर्स्ट, ऐसे लिख दे बच्चा, पहला नर युग्मक, पहला नर युग्मक, ठीक है, किसके साथ मिल रहा है जी, अंड कोशिका। किसके साथ मिल रहा है बच्चा, अंड कोशिका। एक जो नर युग्मक था, एक नर युग्मक किसके साथ मिला, अंड कोशिका के साथ। अब जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है तो इस क्रिया को बच्चा युग्मक संलयन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चा इस क्रिया को युग्मक संलयन कहा जाएगा। युग्मक संलयन क्या कहा जाएगा बच्चा, युग्मक संलयन, थोड़ा डार्क कर देते हैं, युग्मक संलयन। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चा, युग्मक संलयन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, बताइए मेरे देश के नौजवान, युग्मक संलयन क्या होता है, तो आप मुस्कुरा के जवाब देंगे, जब एक नर युग्मक, जब एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका, एक अंड कोशिका का एक कटु है, जब एक नर युग्मक और अंड कोशिका दोनों का संलयन होता है, दोनों का संलयन होगा तो किसका निर्माण होगा, युग्मक संलयन। यह क्रिया क्या कहलाएगी, युग्मक संलयन कहलाएगी। यह क्रिया क्या कहलाएगी बच्चा, युग्मक संलयन कहलाएगी। और जब नर युग्मक, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका, बच्चा जब ये दोनों आपस में संलयन करेंगे तब निर्माण होगा युग्मनज का। किसका निर्माण होगा बच्चा, युग्मनज, जाइगोट, क्या कहते, जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होगा। और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है।
ठीक है, यही नर युग्मक आगे चल के किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। बोलो कितना लोग को समझ में आ गया? आ गया। अब एक और बात सुनिएगा, ये जो नर युग्मक होता है ये अगुणित होता है। कहे मास्टर अगुणित क्या है? हमने कहा जो नर युग्मक है, जो एक नर युग्मक है वो अगुणित है, एक जो अंड कोशिका है वो अगुणित है। अब कहेंगे मास्टर ये अगुणित नहीं समझ में आता। आ मने एक ठू, अगुणित मतलब एक ठू, एक यन। अगुणित मने क्या होगा? एक यन, यानी ए भी अगुणित होगा, ए भी अगुणित होगा। अगुणित प्लस अगुणित क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अरे बच्चा कहां थी? और इसमें भी क्या होगा बच्चा? 2n माने द्विगुणित। कहेंगे मास्टर अगुणित के बाद नहीं बोला, 2n बोल दिया, माने कि याद नहीं रहा था। ठीक है, द्विगुणित क्या होगा बच्चा? द्विगुणित 2n होगा। यानी आपको क्या बताया गया, आपको क्या पढ़ाया गया? जब पराग नलिका दो नर युग्मकों को यहां रिलीज कर देगा तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ क्या होगा? संलयित होगा। जिस संलयन को, जिस क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, और युग्मक संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होगा। यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा। अब आप जानते हैं कि भ्रूण क्या बनेगा आगे चल के? वही बीज वगैरह का निर्माण। समझ में आ गया? ठीक मास्टर, जो नर युग्मक होगा वो n होता है, अंड कोशिका n होता है, यानी n प्लस n बाद कितना हो जाएगा? 2n। और जब ये 2n है तो भ्रूण भी कितना होगा? 2n। भ्रूण में भी कितना होगा? 2n। कहेंगे मास्टर ये तो आपका पढ़ाया हमको इतना समझ में आ गया, आपका पढ़ाया हमको इतना समझ में आ गया, लेकिन मास्टर है एक तो नर युग्मक छूटा है, कब सोच ये रहे थे ई कहां जाएगा मास्टर? हाई तो समझ में आ गया, लेकिन एक नर युग्मक छूटा है तो मास्टर इसका भी कौन हिसाब किताब कीजिए। तो हम कहें जो नर युग्मक अब छूटा है ये दो ध्रुवी केंद्रक के साथ क्रिया करेगा, संलयित होगा, मीटिंग करेगा। किसके साथ बच्चा? किसके साथ करेगा? ध्रुवी केंद्रक के साथ। किसके साथ? ध्रुवी केंद्रक के साथ। जब बच्चा ध्यान दीजिएगा, जब ये ध्रुवी केंद्रक के साथ क्रिया करेगा, जब ये ध्रुवी केंद्रक के साथ क्रिया करेगा तो अब ईमानदारी से बताइए कितना नर युग्मक है? हाँ एक नर युग्मक है ना बच्चा, तीन कहां है? एक नर युग्मक है। कितना नर युग्मक? हमने नहीं पूछा कितना केंद्रक, हमने पूछा कितना नर युग्मक। तो आप बताइए मुस्कुरा के मास्टर एक टू यूज हो गया एक, यानी ये आपका दूसरा नर युग्मक है, लेकिन एक के टू है। नर युग्मक संख्या दूसरा है ना, मतलब एक टू यहां एक दूसरा, दूसरा नर युग्मक है लेकिन एक के टू, यानी एक नर युग्मक, एक नर युग्मक दो कहां लिखे हैं मास्टर? अरे दूसरी संख्या ना, एक एक दोनों लिख देंगे कंफ्यूज हो जाओ कौन कहां गया। हम बता रहे थे कि दो लिख के कि मतलब बच्चा यही है। तो यहां जो दूसरा नर युग्मक है, अब ठीक है, जो दूसरा नर युग्मक बचा हुआ है वो क्या करेगा? ए भी संलयित होगा, क्रिया करेगा। किसके साथ बच्चा? ध्रुवी केंद्रक के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा? ध्रुवी केंद्रक के साथ। ध्रुवी केंद्रक। जब ये ध्रुवी केंद्रक के साथ बच्चा क्रिया करेगा, जब ये ध्रुवी केंद्रक के साथ क्रिया करेगा तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिसंलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिसंलयन। बहुत बार पूछता है त्रिसंलयन क्या होता है, बच्चा ये लिख देते हैं ऐसे तीर लगा के। इसको हम लोग बच्चा त्रिसंलयन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? त्रिसंलयन कहेंगे। त्रि कलर चेंज करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे मास्टर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन कहलाएगा। यानी जब दूसरा नर युग्मक, जब दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवी केंद्रकों के साथ क्रिया करेगा तो इस पूरी क्रिया को त्रिसंलयन कहेंगे। और इस क्रिया के फलस्वरूप, इस प्रोसेस के फलस्वरूप आगे चलकर, त्रिसंलयन के फलस्वरूप आगे चलकर बच्चा किसका निर्माण होगा? अब हम तीर लगा के ऐसे लिखे थे, यहां जगह नहीं तो हम ऐसे तीर लगा के लिख दे, कोई दिक्कत? त्रिसंलयन के फलस्वरूप बच्चा भ्रूणपोष का निर्माण होगा। भ्रूणपोष का निर्माण होगा। क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गया?
क्या बात समझ में आ गया? फिर से बताते हैं, काफी बच्चों के चेहरे पे चिंताजनक समस्या दिखाई दे रहा है, समझ में मास्टर पढ़ाया कौन चीज, फिर से बताते हैं। सुनिए, एक नर युग्मक यूज हो गया। बच्चा टेंशन नहीं लो, मास्टर है, सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। एक नर युग्मक यूज हो गया बचा, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ क्रिया करेगा। एक नर युग्मक मतलब जो दूसरा बचा हुआ है, जो बचा हुआ वो नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ क्रिया करेगा। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहेंगे। क्यों कहेंगे? 1 2 3 तो त्रिसंलयन कहलाएगा। अब त्रिसंलयन के फलस्वरूप, यानी जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से क्रिया किया तो इस क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण कोश का निर्माण होगा। कोश नहीं, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश पूरा है, ये भ्रूण कोश पूरा है। भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है। समझ में आया? भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण हो। कई लोग कहेंगे मास्टरवा गलत लिख दिया, कोश चाहिए था। कोश तो कोश नहीं होगा, भ्रूण कोश होगा। बच्चा पार्टी, समझ में आया? अब थोड़ा सा मास्टर का सहयोग कीजिए। ये जो नर युग्मक होता है, यन होता है, ये ध्रुवीय केंद्रक यन का 2 देखो 1 2, तो ये 2n हो जाएगा। तो ये 2n प्लस n कितना हो जाएगा बच्चा? भ्रूण कोश में 3n हो जाएगा। ठीक है, यानी ये त्रिगुणित संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती है, त्रिगुणित स्ट्रक्चर होता है। क्या समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गया? तो इस बात को याद रखिएगा। अब आप कहेंगे मास्टर आज का तो टॉपिक निषेचन था और तू कुछ और पढ़ा रहे हो। लेकिन बच्चा याद रखो, हम निषेचन पढ़ा रहे हैं, अब निषेचन का परिभाषा बनाते हैं। कहेंगे मास्टर कैसे? तो हम आपको कहेंगे, हम आपसे क्या कहेंगे? भ्रूण कोश, भ्रूण कोश ये पूरा क्या है? भ्रूण कोश। परिभाषा सुनो कैसे बनेगा? पूरा स्ट्रक्चर क्या है? अंदर एक पूरा बाहर वाला भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करने के फलस्वरूप, क्या बोल दिए? दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया के फलस्वरूप, सही बोले थे, क्रिया के फलस्वरूप अच्छा किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से परिभाषा बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। आइए थोड़ा सा चेंज करके बता दे, ऐसे बनाइएगा। एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यह पूरी क्रिया दोहरा निषेचन कहलाता है या द्विनिषेचन कहलाता है। कहेंगे मास्टर कैसे द्विनिषेचन हो गया? बच्चा एक बार इसके साथ निषेचन हुआ, एक बार इसका इसके साथ निषेचन हुआ, एक बार इसका इसके साथ निषेचन हुआ, तो निषेचन कितना बार हुआ? निषेचन कितना बार हुआ? 2 बार हुआ। तो जब निषेचन 2 बार हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन। आप किसी प्रकार से परिभाषा बनाओ, परिभाषा सही होगा। बहुत लोग ऐसे परिभाषा बना देते हैं, ऐसे कैसे? बहुत लोग छोटा सा परिभाषा बनाते हैं, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन की क्रिया को द्वारा निषेचन कहते हैं। लोग समझ जाएंगे, युग्मक संलयन मतलब नर युग्मक और अंड कोशिका का मिलन, त्रिसंलयन मतलब एक दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रकों का मिलन। इनके द्वारा क्या होगा? इन दोनों, तो दोनों किस में आ रहा? द्वारा निषेचन में ही आ रहा। तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की क्रिया को द्वारा निषेचन कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो। बोलो परिभाषा बना लेंगे? बन जाएगा बच्चा? हाथ उठाइए कितना लोग परिभाषा बना लेंगे। अब बहुत अच्छा, ठीक है। क्या परिभाषा लिख दे? छोटा वाला परिभाषा लिख दे कि बड़ा वाला लिखे? बड़ा वाला लिखे, बड़ा वाला लिख दे। आइए तो लिखेंगे क्या बच्चा? परिभाषा क्या लिखेंगे? देख लीजिए, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित
होता है तथा दूसरा नर युग्मक तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक, किसके साथ जी? ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होता है। संलयित होता है। इस पूरी क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन कहते हैं। ये समझ जाइए बच्चा, एक कहते हैं लिखा है, ठीक है, दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी क्या बताया गया? एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होता है। इस पूरी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन, क्योंकि इस पूरी क्रिया में 2 बार निषेचन हो रहा है, तो दोहरा निषेचन। या फिर आप अगर इसको बनाना चाहें छोटा तो आप बता दीजिएगा, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन की क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा, छोटा परिभाषा अच्छा परिभाषा, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिभाषा अच्छा परिभाषा, ठीक है। आइए यहां क्या देखेंगे? युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। मुस्कुराते हुए मेरे देश के अच्छे बच्चे यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आपका मास्टर इसके आगे बताएगा। पहले नोट कीजिए। चलिए मेरे देश के नौजवान, अब जल्दी से मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, कृत्रिम संकरण। अब हेडिंग क्या होगा बच्चा? कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण को हम लोग कृत्रिम परागण भी कहते हैं। कृत्रिम संकरण कहिए या फिर कृत्रिम परागण कहिए बच्चा, बात एक ही है। कृत्रिम संकरण कहिए या कृत्रिम परागण कहिए, बात एक ही है। अब कहेंगे मास्टर एक कृत्रिम संकरण या कृत्रिम परागण कौन चीज होता है? देखिए बच्चा, ऐसा परागण या ऐसा संकरण नहीं समझ पाएंगे, परागण समझ रहे होंगे। परागण जानते ना, परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागण। तो ऐसा परागण जो ऐसा परागण क्रिया जो मनुष्य अपने इच्छा अनुसार कराए, माने कौनों का परागकण निकाल ले और ले जाके जौने मन कर ललका पियर का हरियर का कौनों पुष्प में ले जाके डाल दे वर्तिकाग्र में, ऐसे परागण को कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण कहते हैं। यानी मनुष्य के इच्छा अनुसार परागकणों किसी पुष्प के परागकोश से परागकण को निकालकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? कहेंगे मास्टर कैसे? तो बच्चा बताते हैं। जैसे हमारे पास ये है फूल गुलाब का, गुलाब तो नहीं है, चमेली का फूल है, चमेली का, कहिए वाह वाह। हम मजाक में कहते, तुम लोग सही सही शुरू कर देते हो बच्चा, ठीक। एक कोई दूसरा फूल है देहाती, कहिए वाह वाह। बच्चा ये फूल देहाती कौन फूल होता है? ऐसा कोई फूल पाया जाता है क्या? मेड इन देहात। ये 2 फूल हैं, चलो शोर और पकड़ा देते हैं ना, पानी नहीं दिए, खिलखिला के हंस रहा है। मुस्कुराइए, आप व्हाइट बोर्ड के सामने हैं, ठीक है। ये मटियावा कलर, हम लोग बचपने में जब थे तो हम लोग को नहीं समझ में आता कलर का रंग, तो बहुत अच्छा रखाए थे। रंगों का नाम बहुत अच्छा, देहाती भाषा में रंगों का नाम बहुत अच्छा। मटियावा कलर, उजर का,
हरियर का, करिक्का, पियर का, ठीक है, हाँ गुलाबिया, पिंक कलर माने गुलाब, ठीक है। आइए, हम पिंक कलर को गुलाबी नहीं कहते हैं। अच्छा हो माय गॉड, हम इंग्लिश सीख गए क्या? हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किसके द्वारा चलाया जाएगा? एसपी सर। हम इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए लग रहा है। ज्यादा इंग्लिश नहीं है तो बहुत इतना खतरनाक आता है, हाय हेलो थैंक यू गुड नाइट गुड मॉर्निंग, उसके बाद क्या बोलते हैं जी? और का गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अच्छा लगा इंग्लिश? इंग्लिश सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। आइए यहां बढ़ते हैं बच्चा। ऐसा खतरनाक इंग्लिश बोलेंगे तुम लोग को बुखार चढ़ जाएगा। तो अगर चाहते हैं, हाँ, अगर किसी को बुखार है तो हमारी खतरनाक इंग्लिश को सुनने के बाद उसका बुखार उतर जाएगा। अगर आप लोग को बुखार किसी को है तो कृपया करके हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करें। मात्र 5 मिनट में बुखार डाउन। कैसा लगा? बिना एंटीबायोटिक के। आइए, कहेंगे मास्टर ही छोड़ के डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टर का धंधा बंद करेंगे क्या? आइए बच्चा, देखिए 2 फूल है, पता नहीं किसका, हमको नहीं पता, बस 2 फूल बना दिए। अभी दोनों फूलों का क्वालिटी समझिए। एसपी सर थोड़ा सा बगल वाले क्लास में चलिए। आइए बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा और क्लास चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। कृत्रिम संकरण पढ़ा दे, कृत्रिम परागण पढ़ा दे, उसके बाद क्लास को रोकेंगे। हाँ, भ्रूण कोष भी पढ़ाना है बच्चा, पहले इसको पढ़ा देते हैं ना बच्चा। आइए, 2 हमारे पास पुष्प हैं, ये 2 पुष्प हैं। कितने पुष्प हैं? ये 2 पुष्प हैं। हमारा इच्छा कर रहा है इस पुष्प के पराग कोष से परागकण हम निकाल लिए। ये हाथ में है, तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, ये जादू है। इस पुष्प के पराग कोष से परागकण खींच के मास्टर निकाल लिया। अब हम ले जाके अपने इच्छा से, हमारी मर्जी, हम ले जाके अपनी इच्छा से इस पुष्प के वर्तिकाग्र में डाल दिए। हम मानव, ठीक है, मानव है ना जी, तो हम अपने इच्छा से ले जाके इस पुष्प के वर्तिकाग्र में डाल दिए। इस क्रिया को, इस परागण को हम लोग कृत्रिम संकरण या कृत्रिम परागण कहेंगे। बोलो कितना लोग को समझ में आ गया? यानी यहां इस पुष्प के पराग कोष से परागकण लेकर हम इस पुष्प के वर्तिकाग्र में छोड़ दिए। यानी हम अपने इच्छा से, किसके द्वारा जी? मानव द्वारा। कोई कीट नहीं आया, कोई भौरा नहीं आया, कोई तितली नहीं आई, आया बड़का तितला मास्टर, ठीक है। तो मानव द्वारा अगर संकरण कराया जाएगा तो इस संकरण को, इस परागण को हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम परागण। यानी हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं मानव की इच्छानुसार, मानव की इच्छानुसार किसी पराग कोष से परागकण को किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मामला कहते हैं। मामला मतलब कृत्रिम परागण। हाँ, मामला मतलब कृत्रिम परागण कहते हैं। कितना लोग परिभाषा बना लेंगे? हाथ ऊपर कर दे। कहेंगे मास्टर थोड़ा परिभाषा चेंज हो सकता है दूसरे तरीके से, तो आप ऐसे लिखिए जैसे आपके नोट्स में लिखा गया है। किसी पराग कोष से परागकण को किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक मानव, यानी अपनी इच्छानुसार, यानी मानव के इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण कहते हैं। क्या बात समझ में आ गया? बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या बात समझ में आ गया? ठीक है। अब कृत्रिम परागण के लिए बच्चा, कृत्रिम परागण के लिए 2 अहम चीजों को ध्यान में रखिएगा। जब कृत्रिम परागण कराते हैं
तो दो क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हो जाएगा बच्चा, पहला हो जाएगा, दो चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें से पहला क्या होगा? इसमें याद रखिएगा थैलीकरण, दूसरा समझ गए होंगे विपुंसन। है कि नहीं? नोट्स में दिया गया है नोट्स ना, तो नोट्स में है। यानी अगर आप कृत्रिम संकरण कराएंगे तो उसमें दो चीजों को ध्यान में रखिएगा, पहला विपुंसन और दूसरा क्या हो जाएगा? थैलीकरण। मास्टर विपुंसन और थैलीकरण क्या होता है? विपुंसन और थैलीकरण क्या होता है इसको बताइए। मास्टर हम लोग कृत्रिम संकरण, कृत्रिम परागण जान चुके हैं, थोड़ा सा विपुंसन और थैलीकरण की बात को हमारे सामने रखिए मास्टर। तो बच्चा हम आपसे कहें विपुंसन और थैलीकरण सीखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। आपका ध्यान किधर है मास्टर? इधर है, ठीक है। आइए समझाते हैं क्या विपुंसन, क्या समझाते हैं विपुंसन। देखिए किसी पुष्प, देखिए विपुंसन बहुत आसान है। एक कोई पुष्प है, एक कोई पुष्प है कि नहीं? हाँ बोला करो, गूगल बोलने से सब होता है, ठीक है। आइए किसी पुष्प में कहते हैं, के हटाते हैं, किसी पुष्प में एक से अधिक क्या पाए जाते हैं जी? पुंकेसर पाए जाते हैं। एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। इन पुंकेसर को हम चिमटे की सहायता से निकाले, चिमटा ले, चिमटा ले और चिमटा लेके बारी बारी से काट काट के पुंकेसर को क्या कर दे? निकाल दे। ऐसे चिमटे से काट के बहुत बारीकी से सावधानी पूर्वक चिमटे की सहायता से इस पुंकेसर को हम लोग ऐसे काट के निकाल दें। चिमटा कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो हम लोग चिमटे की सहायता से किसी पुष्प में पुंकेसर को ऐसे पकड़ के काट के निकाल दे, खींचे धीरे धीरे सावधानी पूर्वक। इसी क्रिया को विपुंसन कहते हैं। कैसा लगा? मजा आया कि नहीं? मजा आ रहा है जी। यानी विपुंसन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे विपुंसन क्या होता है, तो आप कहिएगा किसी पुष्प के पुंकेसर को चिमटे की सहायता से सावधानी पूर्वक निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। यानी कोई पुष्प है, उस पुष्प के पुंकेसर को सावधानी पूर्वक चिमटे की सहायता से खींच के निकाल दीजिए, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विपुंसन कहेंगे। क्या कहेंगे? विपुंसन कहते हैं। आइए मास्टर थैलीकरण। अब जब इसको निकाल देंगे खींच के तो केवल स्त्री भाग बचेगा। देखो इस पुष्प में से हम लोग क्या किए? चिमटे की सहायता से सभी पुंकेसर को निकाल दिए। अब स्त्री केसर बच गया। अब जरूरत यह है कि इसको ढक दिया जाए ताकि कोई परागणकारी, हम आखिर चिमटे की सहायता काट के क्यों निकाले? ताकि परागण ना हो पाए। ससुआ इसे छड़ुआ छोड़ देंगे तो कौनो आके इसको कर देगा परागण, ऐसे छोड़ देंगे इसको तो कौनो परागणकारी आएगा। भौरे ने खिलाया फूल को ले गया, राजकुमार आगे कह गया तेरी के बैठ, मास्टरवा छोड़ दिया था, तो परागण हो जाएगा। तो हमारा मेहनत डाल गया। हम चिमटा की सहायता झुट्ठो निकालें तो क्या करेंगे? जब विपुंसन की क्रिया होती है तो वहीं पर उसी के साथ साथ थैलीकरण की भी क्रिया होती है। थैलीकरण मतलब क्या? जब ऐसे देखिएगा, जब इस पुष्प को
बच्चा जब इस पुष्प में से हम लोग पुंकेसर भाग निकाल देंगे तो एक तो झिल्ली से ढक देंगे, एक झिल्ली से ढक देंगे। अब ऐसे अनियार झिल्ली से न ढकिएगा, ऐसा मतलब उसमें प्रकाश आता जाता रहे, ट्रांसपेरेंट हो। एक झिल्ली से ढक देंगे ऐसे। लो आओ परागणकारी आया बैठते हैं तो कहां बैठेगा, यहीं रह जाएगा। एक कैसा लगा परागणकारी, इसका गोल है, यहीं आके मरिया के रह जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, परागण होगा नहीं। यानी जो विपुंसित पुष्प है, अच्छा विपुंसित पुष्प का मतलब क्या होता है? ऐसा पुष्प जिसमें से पुंकेसर खींच खींच के मास्टर निकाल दिया हो, ऐसे पुष्प को विपुंसित पुष्प कहते हैं। तो विपुंसित पुष्प को हम लोग थैली की सहायता से जब ढक देंगे, विपुंसित पुष्प को बच्चा अच्छा लग रहा है, अच्छा विपुंसित पुष्प को जब हम थैली की सहायता से ढक देंगे तो इस क्रिया को हम लोग थैलीकरण कहेंगे। तो बच्चा परिभाषा लिखेंगे क्या, लिख लीजिएगा परिभाषा परिभाषा परिभाषा, ठीक है, आइए लिखते हैं। विपुंसित 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 पुष्प को, विपुंसित पुष्प को थैली की सहायता, थैली की सहायता से ढकने की क्रिया, थैली की सहायता से ढकने की क्रिया को थैलीकरण कहते हैं। बच्चा अब पढ़ाना है ब्रूडपोष। क्या पढ़ाना बच्चा? लेकिन मेरे देश के नौजवान, आपके अनिल सर, एसपी सर इंतजार कर रहे हैं। फिजिक्स पढ़ा, आज फिजिक्स पहले नहीं चला, आज आपका क्या पहले चला? बायोलॉजी। तो अनिल सर इंतजार कर रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, आज का क्लास बस यहीं तक। अभी आप फिजिक्स पढ़िए, उसके उपरांत फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बच्चा पढ़ाई करते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जो पोल कराया जाता है पोल का जवाब देते रहिएगा। जो चैनल होगा, चैनल में आप जाएंगे, जब चैनल खोलेंगे तो ऐसे प्लेलिस्ट के और आगे बढ़ेंगे तो आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। पोस्टर रहता है जी, कौन बताया था? पोस्ट रहता है, पोस्ट रहता है, पोस्ट ना, हाँ पोस्ट रहता है बच्चा। देखिए भाई साहब, थोड़ा सा मास्टर गंवा, ठीक है। तो पोस्ट का ऑप्शन होता है, पोस्ट पे जाएंगे तो वहां आपको पोल कराया जाता है। जैसे आज जो पढ़ाया गया उसका पोल कराया जाएगा, जो आज पढ़ाया गया बच्चा उसका पोल कराया जाएगा। पोल का आप जवाब दीजिए, आप उससे पता चलता है कि आपका कितना तैयार हुआ, आज आपका क्लास कितना आपको समझ में आया। मेरे देश के नौजवान, पोल का जवाब सभी विद्यार्थियों को देना, आप लोग भी हैं, आप सभी को पोल का जवाब देना है। पोल जरूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, पोल जरूरी है। पोल का जवाब दीजिएगा, खास करके बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के पोल का जवाब दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।